Welcome to our physics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. Before I start my video, just recall the previous video. In the previous video, we were seen about the mass, weight and gravitational wave. Students, now in this video, we will see about the Newton's third law of the motion. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसमें आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. हर एक बॉडी जो किसी पर दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स लगाती है ना, तो वो जो दूसरी वाली बॉडी है वो भी पहली वाली बॉडी पर फोर्स लगाएगी. शांत तो थोड़ी ना बैठेगी, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है. अगर आप किसी को थप्पड़ लगाते हो ना, तो वो भी आपको थप्पड़ लगाता है. एक्शन का रिएक्शन. ऐसा नहीं, आप किसी चीज पर हाथ मारते हो, किसी टेबल के ऊपर अगर हाथ मारते हो ना, तो टेबल के जरिए आपको भी पेन महसूस होता है. वो एक्शन का रिएक्शन हुआ. ठीक है, समझा? नहीं समझा? देखो, every action there is equal reaction act at a point simultaneously. ठीक है, समझ में आया? हर एक बॉडी, जैसा कि अगर दीवार पर अगर आप बॉल फेंकते हो तो दीवार पर बॉल चिपक जाता है, रिटर्न आता है क्या? हाँ, आता है. अगर रबर का बॉल आप लो, किसी प्लेन दीवार के ऊपर मतलब स्ट्राइक करो, फेंक दो उसे, जब टकराएगा ना, तो टकरा कर दूसरे दिन वापस नहीं आएगा, तुरंत ही वापस आएगा. एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. अगर एक्शन अभी हुआ तो अभी रिएक्शन होगा. समझा? ऐसे नहीं, दीवार अगर आप किसी टेबल पर हाथ अभी मारते हो, 1 घंटे के बाद आपको दर्द फील होगा कि हाँ मुझे जोर से लगा है, क्योंकि आपने दीवार इस पर टेबल पर हाथ मारा था. ठीक है, ऐसा नहीं होता. तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट. लेकिन उसी के साथ कहानी शुरू होती है. शुभारंभ करते हुए अभी देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का इसके बाद मास, पहले मास देख लो. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? देखो, ये क्या है? पहचानिए कौन? ओळखा पाहू. क्या है ये? शक्तिमान? नहीं, शक्तिमान नहीं. ये बताओ जल्दी से, क्या है ये? क्यूब है. क्या है? क्यूब. कौन सा क्यूब है? आइस क्यूब. मामूली क्यूब नहीं है, आइस क्यूब. मेरे बाबा, आइस क्यूब. कंसीडर दिस इज एन आइस क्यूब. अब इस आइस क्यूब पर आपने क्या किया? इसका मास गिन लिया आपने. वो मान लो कितना आया? एम, स्मॉल एम आया है. स्मॉल क्यूब का मास कितना आया है? स्मॉल एम आया है. उसके बाद आपने कोई अच्छा सा कंटेनर लिया, सुंदर वाला कंटेनर लिया, खूबसूरत सा कंटेनर लिया. कंटेनर भी खूबसूरत होता है, हाँ, ठीक है. कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर में इस आइस क्यूब को रख दिया. चलो रख दो बच्चों, अच्छे से रखो, ध्यान से रखो. ठीक है, अभी इसको हमने ना और रूम टेम्परेचर पर लेके आए. रूम टेम्परेचर पर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर का टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या उसके ज्यादा टेम्परेचर हमने इसको प्रोवाइड किया, क्योंकि हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर हमने क्या किया? उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया. अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेल्ट होना शुरू हो रहा है. पहले मास कितना था? m. अब मेल्ट होते होते होकर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर के ये आइस क्यूब क्या बन जाएगा? काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से तेल बन जाएगा. तेल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा. ठीक है, तेल नहीं बनेगा, वाटर बनेगा. आइस क्यूब क्या है? मास m. मेल्ट हो गया, क्या बन गया? वाटर. अब इस वाटर का आपने क्या लेना है? मास काउंट करना है. कमाल की बात ये नहीं है कि ये आइस क्यूब मेल्ट होकर के वाटर बना. कमाल की बात तो ये है कि पहले भी उसका मास m था और अभी भी उसका मास m है. मेल्ट होने के पहले भी उसका मास m था और उतना ही मास उसका बाद में भी है, मेल्ट होने के बाद. तो ये क्या समझ में आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड.
मास को हम क्रिएट नहीं कर पा रहे और डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। समझा होगा? पहले सॉलिड से हमने लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया, यही तो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहां से हमको एक आइडिया आती है, कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस तरह से ये है, उस तरह से वो भी होगा। कौन? वो नहीं, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस बात को समझने के लिए अब छोटी सी कहानी देखनी है। कंजर्वेशन मोमेंटम में ये बोल रहा है कि मोमेंटम जो होगा कंजर्व्ड होगा, कंजर्व्ड उस सिस्टम के अंदर में कंजर्व्ड रहेगा। जैसे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दो अगर स्फीयर है, वो जा रहे हैं कहीं पर दूर दराज से, तो उनके बीच में जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो टकराए या टकराने के बाद। देखो बच्चों, बताओ ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? सर्कल। अरे नहीं, सर्कल नहीं दिख रहा है, यह है स्फीयर। क्या है बच्चों? ये स्फीयर। इसका ये स्फीयर का नाम हम रख देते हैं बी। क्या रख देते हैं बच्चों इसका नाम? बी। चलो नामकरण हो गया। अब ये स्फीयर कहीं तो भी लहराता बलखाता हुआ जा रहा था, तो उसकी खुद की वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी u2 है। क्यों है u2? क्योंकि मैं ए बी स्फीयर निकालने वाला हूं जिसका मास कितना है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 लेना। समझ में आया? दो स्फीयर है रे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। मान लो कि u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर आप बोल दो u1 इज ग्रेटर देन u2 अगर है, तो क्या होगा आफ्टर टाइम? इसकी ये वेलोसिटी ज्यादा, ये इसकी वेलोसिटी कम, ये तेजी से जा रहा है, ये धीरे धीरे हल्लू हल्लू जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये टकरा जाएगा। ये मतलब ए टकराएगा बी से, टकराने के बाद वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। जो ए की वेलोसिटी है ना, वो u से कन्वर्ट होके v1 बन जाएगी, और b की जो वेलोसिटी है ना बच्चों, वो b की वेलोसिटी u2 से कन्वर्ट होकर v2 बन जाएगी। v मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल b, स्फीयर b, और v1 है आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर a, where u1 is the initial velocity of sphere a, u2 is the initial velocity of sphere b। देखो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो कि फोर्स ऑफ ए ले रहा हूं, ए फोर्स के ऊपर ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? रिटर्न में, वो टकरा कर दोनों जा रहे हैं। ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन है? ये आफ्टर कोलिजन है रे बाबा, आफ्टर कोलिजन। टकराव की बात चल रही है। एफ ए की अगर मैं बात करूं, एफ ए की अगर मैं बात करूं, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा डेल्टा ऑफ पी इंटू ए अपॉन टी। देखो डेल्टा ऑफ पी क्या है? चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पी मतलब मोमेंटम। किसके बारे में? ए की बात चल रही है अभी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ ही है ये, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा ऑफ पी क्या होता है? कहां से चेंज कर सकते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम को अगर चेंज बताना है, मोमेंटम अगर चेंज होता हुआ दिखाना है, तो मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी है। कौन सी ऐसी चीज पकड़ेंगे दोनों में से जिससे हम चेंज बताएंगे? क्या मास को पकड़कर बताएंगे कि वो चेंज हो रहा है, क्या वेलोसिटी को देख करके बताएंगे? देखिए मास ए का जितना यहां पर है बिफोर कोलिजन, उतना ही आफ्टर कोलिजन भी है, वो चेंज नहीं होगा मास। फिर चेंज होगा क्या? वेलोसिटी चेंज होगा। कितनी वेलोसिटी है? u1। कितनी हो रही है लास्ट में? v1 हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी फक्त मात्र केवल वेलोसिटी के ही अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हो कि मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज। इस केस में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, m मास इनटू मोमेंटम। वेलोसिटी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी ये है v1। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u1 माइनस m अपॉन
समझा गया? क्लियर हुआ? चेंज इन वेलोसिटी है ना रे भाई, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, स्फीयर एक ही, मास तो मास है। ये फॉर्मूला आया कहां से? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम होता है। चलो आगे देखो, इसके बाद ये एफ बी की बात करें, वो उधर वाले किसके, एम वी टू माइनस एम यू टू अपॉन, अब न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ने क्या बोला? थर्ड लॉ ने बोला एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल फोर्स। एवरी एक्शनल फोर्स, जो भी एक्शनल फोर्स रहेगा वो रिएक्शनल फोर्स उसको महसूस होगा। मतलब अगर मैं एफ ए इक्वल्स टू बोलता हूं तो एफ बी के बराबर रहेगा, सही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, वो भी बात सही है, माइनस साइन तो बनता ही है यहाँ पर। चलो लगाएंगे हम यहाँ पर एफ ए की वैल्यू, बताइए बच्चों एफ ए की वैल्यू कितनी है? एम वी वन माइनस एम यू वन अपॉन में आएगा क्या, टी बराबर, एफ बी की वैल्यू बताओ, एम वी टू माइनस एम वी यू टू अपॉन में आएगा टी, ये भी सही है। देखो टी से टी कट गया, कट गया, कट गया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन बचा, उसको भूलना होगा, भूल ना जाना माइनस का, और ना मार्क्स भूल जाना। माइनस यहाँ भूल गए तो मार्क्स भूल जाओ। लगाओ इसको बराबर लिखो ठीक से, एम वी वन माइनस एम यू वन इक्वल्स टू, माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और माइनस जो था वो प्लस बन जाएगा। नर का मादा, मादा की, चलो हाँ, माइनस एम वी टू प्लस एम यू टू, भाई भाई पास पास लेके आ जाओ, ये माइनस इधर लेके आ जाओ, एम वी वन प्लस एम वी टू, एम यू वन उधर चला जाएगा तो इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, एम यू वन प्लस एम यू टू, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना मोमेंटम कोलिजन के पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद में। समझा होगा? उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। कृपया अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।